चैप्टर 4 है आपका, छोटा सा चैप्टर है सरल मशीनें। आ जाइए। देखिए, थोड़ा सा मशीन के बारे में जानिए आप लोग। आज का युग कैसा हो गया है, पूरा मशीनीकरण हो गया है। किसी भी कठिन कार्य को हम लोग मशीन के द्वारा उसको सरल करके कर सकते हैं, है ना। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, मान लीजिए चाहे जिस उसमें देख लीजिए, चाहे धान की कटाई हो गई, पहले लोग 1 बीघा धान काटने में लगभग 4 दिन लगा देते थे। अब क्या हो गया है, 20 बिस्वा खेत जो है 20 मिनट के अंदर जो है आपका खेत कट जाता है। ये क्या है, एक कठिन काम को मशीन के द्वारा क्या किया जा रहा है, सरल किया जा रहा है। उसी के बारे में पढ़ना है और कुछ इसके पॉइंट हैं, जैसे उत्तोलक क्या चीज़ होता है, घिरनी क्या चीज़ होता है, पेच क्या होता है, पहिया एवं धुरी क्या होती है, झुका तल एवं नत समतल क्या चीज़ है। बस इतने ही पॉइंट चैप्टर 4 में है। आप छोटा चैप्टर है और उसको आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा लिए थे, पीछे वाला पढ़े थे, कल बोले थे पढ़ के आइएगा, नहीं पढ़े। पढ़ना चाहिए ना, थोड़ा बहुत पढ़ते नहीं आप लोग, बस यही पढ़ के तो घर जाते बस बंद कर देते कभी। ठीक है, एक बार रिवाइज करिए इस पे, आइए पीछे चलिए। जैसे देखिए, इसमें बल का एसआई मात्रक दिया गया है। क्या दिया गया है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल न्यूटन। यम के यस पद्धति में कार्य का मात्रक 1 जूल बराबर क्या होता है, देख देख के ना बताइए, ठीक है। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा, सामर्थ्य। हाँ,
सही है, स्थिर ऊर्जा होगी। देखिए ऑप्शन बताइए उसको। उसमें जब चाबी दिया जाता है क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है कि, क्योंकि यही पॉइंट बार बार पेपर में पूछता है। अब इस वाले चैप्टर में इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है, प्रत्येक साल पूछा गया है उत्तोलक से। उत्तोलक में जो 3 प्रकार हैं अभी जब आप लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो ऑब्जेक्टिव में हर साल रहता है, ठीक है। और एक घड़ी की चाबी वाला उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपके आंसर में। गतिज ऊर्जा है, चलिए ठीक है। आगे देखिए पेट्रोल में होती है। सर कैसे होगी घड़ी को, मतलब चाबी देने पे से क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा कैसे होती है? अरे भाई जब आप घड़ी वाली चाबी लगाई है नहीं कभी, तो मतलब कि जो इसमें चाबी लगती है वॉच में, मतलब एक बार 24 घंटे के अंदर उसको चाबी भर दिया जाता है और वो 24 घंटे तक चलती रहती है। पहले चलती थी जब उसमें क्या था, क्या नहीं था, सेल नहीं था। वो तो देखे ही नहीं सर। क्या नहीं देखे? जैसे पहले की घड़ी आज से कम 4-5 साल पीछे वाली घड़ी, अभी भी कुछ घड़ी नहीं तो बंद ही हो गई उसमें। अरे भाई एक चाबी लगी होती है, चाबी मतलब समझ रहे नहीं? हाँ, तो उसमें लगा रहता है और उसको एक बार 24 घंटे में एक बार पूरा उसको फुल 3-4 बार घुमा देते थे तो 24 घंटे के लिए वो काम करना शुरू कर देते थे। वही चाबी है। उसको आप जब भर देते थे तो घड़ी क्या करेगी, अपने समय से उसमें गति पैदा कर देंगे आप, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सही समय पर चलना शुरू करेगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। सर और एग्जांपल बता दीजिए गतिज ऊर्जा का। अब गति वाले जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर कुछ बताए थे, लिखवाए भी थे गति। एक बार रिवाइज करिएगा फिर से, इसके बाद बता देंगे। आज अपने चैप्टर पर चलिए, ठीक है। एक ऑप्शन इसको देखिए, पेट्रोल में होता है यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। देखिए सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसका, प्रकाश ऊर्जा का, किसमें, विद्युत ऊर्जा। जूल का मात्रक, कार्य ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों शक्ति। जूल का मात्रक नहीं है। हाँ, जूल किसका मात्रक का कार्य? लास्ट 10 क्वेश्चन देखिए, जूल का मात्रक है। किताब में वही लिखा है हमारे, और ऊर्जा का भी। तो मशीन के बारे में देखते हैं कि मशीन किसी भी कठिन कार्य को सरल कर देता है ना। तो जरा सा इसमें लिखिएगा, ये हेडिंग बनाइएगा, सरल मशीन। मशीन एक ऐसी युक्ति है मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कार्य को शीघ्रता व सरलता पूर्वक किया जा सकता है। शीघ्रता व
सरलता पूर्वक किया जा सकता है। इनकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर इनकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर उत्पन्न करके किया जा सकता है। एक फार्मूला है, लिख लीजिएगा। यांत्रिक लाभ बराबर उठाया हुआ बोझ बटे लगाया हुआ बल। यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/F। यह क्या दर्शा रहा है? बल को, और W कार्य ना। अब ये बनाइएगा सरल मशीनों के प्रकार। यही चारों लिख लीजिए, 5 इसमें दिया गया है। उत्तोलक, घिरनी, पेंच, पहिया एवं धुरी, झुका हुआ तल। कहाँ पर? ये सिर्फ ये पॉइंट है, उत्तोलक के प्रकार है। घिरनी क्या चीज होती है? हाँ, ये तो सिर्फ नहीं सॉरी, सरल मशीन के प्रकार है। सरल मशीन के प्रकार है, 5 लिखना है जी, तब उत्तोलक के प्रकार लिखवाते हैं। ये सरल मशीनों के प्रकार। हो गया। अब पहला लिखिएगा उत्तोलक।
लिखिएगा, उत्तोलक एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। लिखिएगा, उत्तोलक के निम्नलिखित भाग होते हैं। उत्तोलक के निम्नलिखित भाग होते हैं। एक होता है आलंब, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के निम्नलिखित भाग होते हैं। आलंब, दूसरा है आयास, और तीसरा है भार। आप लोग कैंची देखे हैं? कैंची देखे हैं? तो जहां पर पेंच लगता है, एक पेंच भी लगाया जाता है। कैंची को आप देखे होंगे, दो गुंडियों से ऐसे करके बनाया जाता है, ऐसे करके, ये ऐसे करके होता है ना कैंची। यहाँ पर क्या होता है, एक पेंच लगा होता है ना। देखिए, इस भाग को आलंब कहते हैं, ठीक है, जहां पर पेंच लगा होता है। और जो आप जिस वस्तु को काट रहे हैं, चाहे कपड़ा हो गया, चाहे कागज हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना। यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे, भाग बोलेंगे। और ये जहां से हम लोग पकड़ करके काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखिए तब भी समझ में आ जाएगा क्या बात है इसमें। बता दें, आलम लिखिए, पहला पॉइंट। जिस बिंदु के चारों ओर छड़ घूम सकती है, वह आलम कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आयास। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, उस पर जो बल लगाया जाता है, उसे आयास कहते हैं।
किसी वस्तु को काटने के लिए उसमें आप लोग भार लगाते हैं नहीं लगाते हैं, है ना? भार लिखिएगा, वेट। उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे ही हम भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार में पहला लिखिएगा, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। लिखिएगा इसमें एक लाइन, इस प्रकार के उत्तोलक में, इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके ओर भार इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलंब होता है। उदाहरण, कैंची, प्लास, कैंची, प्लास, तराजू, कैंची, प्लास, तराजू, हैंड पंप में देखे होंगे, उसका जो बीच वाला पोर्शन होता है जिसे हम लोग दाब लगाते हैं वो बीच में रहता है। और प्लास में भी वही होता है, कील उखाड़ने वाला एक यंत्र होता है, देखे हैं नहीं? ऐसे, हाँ, कैंची नहीं होती है, जैसे इस पर कोई कील ठुक जाए तो उसको उखाड़ने के लिए एक, अरे उसको क्या बोलते हैं, हथौड़ी का। प्लास अलग होता है, लेकिन कील उखाड़ने का जो यंत्र होता है वो अलग होता है। आप लोग देखे नहीं होंगे, देखिए ऐसे होता है, फिर जा करके मतलब कि इस टाइप का होता है ना, फिर यहाँ पर लकड़ी का वो लगा होता है, इसके मुख में ऐसे पका फंसा करके ऐसे उठा देते हैं इसको करके। अब प्लास क्या होता है, पकड़ कर जिससे वायर ऐठा जाता है उसको प्लास करते हैं। क्या क्या लिखिए आप लोग? सर जैसे कैंची, प्लास, तराजू, हैंडपंप है, इन सब में कहाँ आयस, कहाँ आलंब, कहाँ भार लगेगा? देखिए, जैसे जो उसका मध्य बिंदु होता है, इसका कहने का मतलब है कि जो उसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु में क्या लग रहा है, जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब या जो भार लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है? बीच में लग रहा है। जैसे अभी कैंची का उदाहरण आपको दिखाया ना, कैंची वाला उदाहरण दिखाया, जो उसका ये आलंब कहाँ पर लग रहा है? यहाँ पर। इधर देखिए आलंब कहाँ हो रहा है इसका, यह बीच में हो रहा है। आयास कहाँ हो रहा है? किनारे किनारे पर हो रहा है। भार कहाँ लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है।
यही बात पहले उदाहरण में यही कहा है। अब दूसरा उदाहरण लिखिए, देखिए उसमें कुछ डिफरेंस हो जाएगा। लिखिएगा दूसरे वाले में, चाहे देखिए आयास बल, देखिए अब तराजू में देखिए, तराजू में क्या है, बीचों बीच है कि नहीं, है ना, और भार की भार भी इधर लग रहा है और दोनों तरफ आलम और आयास उधर लग रहे हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए तो मुझे समझ में आएगा। दूसरा वाला देखिए, एक मिनट रुक जाइए, बता रहे हैं। आयास इस किनारे पर लगेगा, देखिए आलम कहाँ लगेगा, बीच में, और भार कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। यही तो बात कह रही है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं इसमें, इस वाले उदाहरण, पहले वाले उदाहरण में। हाँ, किसके जैसा है, मतलब बीच में आलम है, एक तरफ आयास है, एक तरफ भार है। वही उदाहरण तो इसका भी हो जाएगा, तराजू का भी हो जाएगा। और इसमें जो आपका कौन कौन सा बताए हैं पहले वाले में, जैसे सर तराजू जैसा होता है, नहीं जिसमें भार तौलते हैं जो दोनों तरफ होता है, वहाँ पीछे भी जॉइंट होता है, और एक बीच में रहता है जहाँ से हम पकड़ते हैं, तो आलम कहाँ होगा? आलम जो है बीच में होगा, जहाँ पे पकड़े, जहाँ पर आप मध्य में पकड़े हैं। कैसे पता चलेगा कौन भार है कौन आयास है? हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं। और इसमें सिर्फ यही एक एग्जांपल ऐसा है कि जो थोड़ा सा फंसाने वाला है कि भाई आयास किधर लगेगा और भार किधर लगेगा। मान लीजिए आलम तो बीच में लग रहा है, लेकिन आयास और भार में दिक्कत है। लेकिन एक चीज हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये तराजू है ना, तो आलम आपका बीच में हो जाएगा ना, ये आलम हो गया। जिस तरफ आप वाट को रखते हैं, जैसे बटखरे को रखते हैं, उधर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आयास। और बाकी एग्जाम्पल तो सही है, जैसे हैंड पंप हो गया, है ना, उसका जहां से आप चलाते हैं, है ना, पुराना वाला हैंड पंप देखे हैं नहीं, जो छोटा वाला। आयास का मतलब क्या होता है? हाँ, आयास का मतलब जिस पर जो बल लगाया जाता है वही तो आयास होता है। जिस पर बल लगाया जाता है। हाँ, जैसे कैंची का उदाहरण देखिए आप, एक कैंची है जो काट रहे हैं, वही तो। सर वो ठीक है जी, तराजू में जैसे होता है, एक तरफ रखते हैं जिसे तौलते हैं, एक तरफ सामान जिसको तौला जाता है। हाँ, तो इसमें कैसे होता है? अरे वही कहाँ पर लग रहा है? जो सामान रखते हैं हम दोनों तरफ, उसमें कहाँ पर लग रहा है जो आयास होता है? बात तो सही कह रही है भाई। थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को अभी हम मतलब वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, तो बता देंगे आपको कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यही एग्जाम्पल फंसाने वाला है, और बाकी तो सब समझ में आ रहे हैं कि भाई चाहे हैंडपंप हो गया, चाहे जो है, और जो भी पॉइंट है सही है। लेकिन ये तराजू वाला क्या है, यही थोड़ा सा पॉइंटेड है। अच्छा दूसरा, चलिए दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए तो उसमें देखा जाए। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक देखिए, इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल
तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। भार कहाँ चला आया? बीच में। इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। जैसे सरलता, नींबू का रस निकालने का यंत्र। सरलता देखे हैं ना आप लोग? तो जैसे जो उपकरण जैसे देखिए सरौते से हम लोग क्या काटते हैं? सुपारी काटते हैं। तो क्या कह रहा है कि इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार कहाँ काम कर रहा है? बीच में जो सामग्री हम काटेंगे वो क्या हो गया? भार हो गया। और देखिए जो पॉइंटेड चीज हो गया उसमें जहाँ पर पिन लगी है, दोनों सरौता के बीच में लास्ट में पिन लगी है, उसको हम लोग आयास बोलेंगे। और आलम्ब, इसके बाद इधर के भाग को भाग। तीसरा देखिए, किसको? जैसे देखिए एक सरौता होता है, सरौता का स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है। जैसे देखिए नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखी है कि नहीं? जैसे मान लीजिए अरे भाई ये नीचे का इससे उठा बैठा है। जैसे यहाँ पर नींबू आप रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं? भार लगाएंगे अब, है ना? उसको दाबते हैं तो वहाँ पर भार लग रहा है। इसके बाद जहाँ पर दोनों का ज्वाइंट होता है उसको हम लोग आयास कहेंगे। और जिसको पकड़ के दाब रहे हैं वो क्या हो जाएगा? जहाँ पर पिन लगी है उसको आलम्ब बोलेंगे, और बीच वाले पोर्शन को भार बोलेंगे, और किनारे वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? आयास। तीसरा देखिए तृतीय प्रकार का उत्तोलक। देखिए क्या बताएं? सरौता हो गया, नींबू का रस निकालने का यंत्र हो गया, ट्रॉली बॉक्स। कौन सा ट्रॉली बॉक्स? एक किवाड़ भी दिया गया है, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर तुम नहीं देखे हैं क्या होता है? हाँ वही किवाड़ की बात कर रहा है। जो दो पल्ली वाले होते हैं, जो दो पल्ली वाले दरवाजे होंगे। किसको? दरवाजे को? नहीं भाई, दरवाजा इतना सिंपल नहीं है। दरवाजा बनाने में समय में लगेगा। ऐसा करिए, इसके एग्जाम्पल को रट लीजिए बस, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रथम टाइप के जो उत्तोलक हैं उनके एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए, द्वितीय टाइप के जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ लीजिए, तृतीय टाइप के जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ लीजिए। अब दरवाजे में या ट्राली में कहाँ कैसे भार किस टाइप से लग रहा है, और उसमें थोड़ा सा हाँ हाँ अच्छा चलिए ठीक है, इसके लिए आपको एक ट्रिक बना करके दे देंगे, नहीं भूलेंगे। चलिए आगे चलिए, आगे बढ़िए। अरे भाई हम बता दिए ना कि आपको हम बता देंगे इस चीज को। तीनों नियम सुनिए, उत्तोलक के आपको ये जो दिया गया है उत्तोलक के तीनों टाइप के बारे में जो एग्जाम्पल आपके किवाड़ वाला दिया है, ट्राली वाला दिया है,
और उधर जाकर तराजू वाला दिया है। ठीक है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट डे या फिर अगर हम इसमें ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा, उसमें हम स्पष्टीकरण एकदम दे देंगे। जितने भी एग्जाम्पल आपके हैं, चाहे तराजू हो गया, चाहे सरौता हो गया, चाहे जिसका हो गया, आज से डिफाइन कर लीजिए बस। आगे चलिए बताते हैं, बिना बताए इसको आगे नहीं जाएंगे, ये तो 100% है। और एकदम हर एक उदाहरण को एग्जाम्पल सहित दिखा करके लिख करके बताएंगे। देखिए यहाँ अलग अलग रहा है, यहाँ पर मतलब कि क्या आयास है और कहाँ कहाँ क्या काम है। कहाँ चलेंगे? अगर मान लीजिए बंद हो जाए, एकदम से थोड़ी बंद हो जाएगा। अरे भाई हम तो साइंस के मेन हैं, तो कौन जाएगा, पूरा देखना पड़ता है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देते हैं, बहुत दिन से सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग पीछे अगर हमारे क्लास में मिले होंगे कभी तो देखेंगे, ये नहीं मिली होंगी, बाकी ये दोनों मिली तो हो जाएगा। क्लास मिलेगी तो इतना तो माइंड मेरे हर समय सेट रहता है कि अगर कहीं पर कुछ भी छूटा है तो उसको बिना बताए हमको संतुष्टि मिल ही नहीं करती, और हम भी संतुष्ट होंगे और आप चलिए तृतीय प्रकार के लिखिए। इस प्रकार के उत्तोलक में सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ पर आई है कि कल बुक न होने के कारण जो समस्या तराजू में खड़ी हुई है वही आई है। जानिए, मैंने कुछ पढ़ा लिखा थोड़ी है कि तुरंत इसको डिस्क्राइब, मतलब कि यहाँ पर आपको पढ़ के समझा बता देते हैं। और मेनली यहाँ तक आपका खत्म हो गया। यहाँ तक था आपका क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स की हिंदी क्या होती है? भौतिक। आज के बाद फिजिक्स नहीं मिलेगी। फिजिक्स आपको कहाँ, सुनिए, फिजिक्स हो गया, ये नॉर्मल फिजिक्स है, ये कोई बहुत हार्ड फिजिक्स नहीं है। आप में जो दिया गया है ऊर्जा और ऊष्मा और प्रकाश, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, हाई स्कूल बेस है, उतना हम लोग जानते ही हैं। और रही बात ये कि अब यहाँ तक ये फिजिक्स का पोर्शन समाप्त हो रहा है आपके डीएलएड में, सेकंड सेमेस्टर में। ये सरल मशीनों के बाद फिजिक्स का कोई भी चैप्टर नहीं मिलेगा शायद। अब आ गया आपका बायो वाला पोर्शन, है ना। चैप्टर 5 में देखिए है, सेल से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए नहीं, हम कह रहे हैं देखिए सिलेबस। नेक्स्ट आपका क्या है, जीवों की संरचना, ठीक है। इसके बाद जीवन की क्रियाएं, मानव शरीर के अंग एवं कार्य, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। इसके बाद तत्वों का वर्गीकरण दिया है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन दिया गया है, प्रदूषण है, आम्ल क्षार और मौन। 3 भागों से पेपर बनाया गया है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स का पोर्शन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और स्टार्ट होगा बायो का पोर्शन। बायो का पोर्शन आपका लगभग 65% है ना। ज़्यादा कुछ सीखना है, ज़्यादा कुछ जानना है, थोड़ा पोर्शन में केमिस्ट्री दिया गया है ना, थोड़ा थोड़ा। तृतीय वाला हो गया, चलिए इसको खत्म कर दीजिए, इसको स्टार्ट। इस प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलम्ब
एक काम करिएगा आप लोग, अगर जहाँ पर आप लोग जाते आते रहते हैं, अगर साइंस की अगर बुक मिल जाती है DLED की, एक जुगाड़ बना दीजिएगा जो पैसा लेके हम देते हैं। सर हम लोग कहाँ रहते हैं? अरे ये सारी बुक कहाँ से ले आई? तो पूरा सर बुक लेंगे तो पूरा सेट ही मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगी। वैसे तो ये नहीं करते, एक बुक नहीं देंगे। ऐसा है हमको इलाहाबाद गए करीब सर यहाँ बोलिए ना। किसको? यहाँ पे। अरे थक गए कहते कहते। सर कहिए ना बुक होगी, हम लोगों को पिछली बार जब सर पढ़ाए थे तो इन्हीं की बुक से पढ़ाए थे, उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन अच्छा किया था ना। कई बार इस बात को रखे हम वहाँ पर, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं। वही चीज़ है। कहाँ तक लिखे? और आनंद एक सिरे का आनंद तथा दूसरे सिरे पर भार होता है, तथा दूसरे सिरे पर भार होता है। और बीच में बल लगाया जाता है। उदाहरण चिमटा, हल, चाकू, फावड़ा। ये जो सरल मशीनें हैं, हमने एक रेलवे की बुक है उसमें देखा, लेकिन कहीं भी एक भी फिगर ड्रा नहीं किया है उसका। अब इसमें क्या है, फिगर ड्रा कर दिया होता सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। इंटर के फिजिक्स में देख रहे हैं वहाँ भी नहीं मिला इसका पिक्चर, इसके बाद और कहीं देख रहे हैं तो वहाँ भी नहीं मिला, लूसेंट में भी नहीं मिला। मतलब हमने हर हथियार का प्रयोग किया, लेकिन जो है मज़ा अच्छा नहीं दिया उसमें। पेंच लिखिए, पेंच। पेंच तो आप लोग जानते हैं, वह सरल उपकरण जो दोनों भागों या दो भागों को परस्पर जोड़ने, वह सरल उपकरण जो दो भागों को परस्पर जोड़ने, ब्रैकेट में लिखिएगा, कसने के काम आता है, कसने के काम आता है। उसे पेच कहते हैं। स्क्रू का उपयोग लकड़ी के दरवाजे, खिड़की व अलमारी बनाने में, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से
फाइबर की सहायता से इनमें पेंच लगाए जाते हैं। अब लिखिएगा, लास्ट आपका है 5वां पॉइंट जो था, तो इसका क्या लिखवाए थे, हेडिंग बना लीजिएगा उसको। हाँ, झुकाता। गिरनी भी लिख लीजिए। गिरनी समझते हैं, गिरनी कहाँ पर लगती है? जो कभी कुएं से पानी निकाले हैं आप लोग, है ना, जो कुआं होता है, कुएं के बीच में ऐसे करके एक लकड़ी का लगाया जाता है या तो फिर लोहे का लगाया जाता है, बीच में ऐसे राउंड से उसमें होल लगता है, जिसके बीचों बीच क्या होती है, रस्सी होती है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पानी को कुएं से ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और घिरनी वहाँ पर लगती है, जैसे आपकी बिल्डिंग की ढलाई हो रही है ना, छत पड़ रहा है, तो जो नीचे से बालू सीमेंट ये सब का घोल बना करके ऊपर पहुँचाया जाता है, वो घिरनी के ही माध्यम से ऊपर ले जाया जाता है। ठीक है, वही होती है क्या, घिरनी। पेच को जान लीजिए, पेच क्या होता है कि खिड़की दरवाजे ये सब बनाने के काम में उसका उपयोग किया जाता है। लिखिए, घिरनी ही करिए, घिरनी। कुएं से पानी निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए गोल कुएं से पानी निकालने के लिए गोल खांचेदार पहिए पर, गोल खांचेदार पहिए पर होकर रस्सी खींचते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए गोल खांचेदार पहिए पर होकर रस्सी खींचते हैं, जिससे पानी ऊपर निकल आता है, जिससे पानी ऊपर निकल आता है। यह पहिया ही घिरनी कहलाती है। यह पहिया ही घिरनी कहलाती है। घिरनी का उपयोग कीजिएगा। दो पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें। किसी भार को उठाने के लिए, किसी भार को उठाने के लिए आवश्यक बल को कम करने के लिए, आवश्यक बल को कम करने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बल की दिशा बदलने में घिरनी का उपयोग करते हैं।
पहिया। पहिया आप लोग देखे होंगे, जो ईंट के भट्ठे होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी ट्राली बना दिया जाता है और उस ट्राली में एक पहिया आगे फिट कर दिया जाता है और आगे की साइड में 2 हत्थे लगा दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से ईंट को एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, पहिया लिखिएगा। पहिया एक सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को, पहिया एक सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। लास्ट वाला पॉइंट लिखिएगा, 5वां वाला जो लिखा था झुका या अवनत कर करके ऐसे कुछ इसको लिख दीजिए। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका मान 90 अंश से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। कितना होगा इतना? 90 से छोटा पूछते हैं, 89 हो सकता है। ठीक, लिखिए इसमें किसी समतल तख्ते को, किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से किसी न्यून कोण पर झुका कर रखते हैं, किसी तल से किसी न्यून कोण पर झुका कर रखते हैं तो तख्ते का तल आनत तल कहलाता है। देखिए भाई, अगर किसी भी सामग्री को आप डायरेक्ट जैसे एक, रुक जाइए, एक बार फिर से रिपीट करते रहे। किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से किसी न्यून कोण पर झुका कर रखते हैं तो तख्ते का तल आनत तल कहलाता है। हाँ, लिखिएगा आनत तल का उपयोग। इसका फार्मूला यह है कि अगर कोई भी सामग्री है, अगर उसको आप डायरेक्ट उठाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, भार ज़्यादा लगेंगे और उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या होगी, कठिनाई होगी। जैसे मान लीजिए 1000 लीटर का ड्रम है ना, अगर उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से क्षैतिज दिशा में उसको अगर धक्का मार करके ले जाएंगे बहुत आसानी से ऊपर चला जाएगा। अगर कहीं इसको अगर सीधा हम ऐसे उठा कर ले जाए तो आप ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। वही बात कर रहा है। इसमें लिखिएगा आनत तल का उपयोग। पहला पॉइंट लिखिएगा, भारी ड्रम को कम बल लगाकर
भारी ड्रम को कम बल लगाकर ट्रक पर चढ़ा दिया जाता है। ट्रक पर चढ़ा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। स्कूटर को सड़क से मकान के चबूतरे पर चढ़ा दिया जाता है। चबूतरा कैसे कहते हैं? ये जो बाहर बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरा पॉइंट लिखिएगा। घरों की छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी, घरों की छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी से छत पर चढ़ा जाता है। ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, एक चीज हो गई। और बाकी बची हुई चीजें जो सस्पेंस में हैं, जो दिक्कत में हैं, 3 पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही चीज नहीं समझ में आए, इसको समझा करके तब आगे चलेंगे। ठीक है? ये बच्चा क्या बचा है? इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको यही छोड़ दीजिए बस, सामर्थ्य शक्ति को पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है? देखिए थोड़ा सा कुछ डिस्कस हो जाए, क्योंकि लगभग आप लोग 20-25 दिन के लिए मान लीजिए छुट्टी पर जाएंगे।